यार ये पढ़ के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरा। मुझे थोड़ा चेंज चाहिए। मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का है। ये रही मोबाइल, थोड़ा सा मोबाइल देखा जाए। वो कल रात लाइट जाने के बाद मोमबत्ती लेकर टॉयलेट जा रहा था। वो कल रात लाइट जाने के बाद मोमबत्ती लेकर टॉयलेट जा रहा था। कोई कमबख्त फूंक मार के कह गया हैप्पी बर्थडे टू यू। यार अब बताओ भला, इमरजेंसी में भी कोई मजाक करता है? मोमबत्ती, रोशनी, लाइट, क्लास 7th चैप्टर। ओ माय गॉड, मेरे को बच्चों के लिए वीडियो बनाना है। जल्दी से उठो और लाइट पे चैप्टर के डिस्कशन करते हैं। चलो रेडी हो जाओ। तो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सबका हनी मैम्स इंस्टीट्यूट, हनी मैम्स चैनल में। और मैं हनी मैम आपके साथ फिर यहाँ पे हूँ लाइट चैप्टर के साथ, क्लास 7th। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो, लाइट होती क्या है? लाइट सिर्फ रोशनी नहीं होती है। लाइट यस सिर्फ रोशनी होती है। ये कितनों का कंफ्यूजन है, मुझे मेल करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइट मतलब एक्चुअली आप क्या समझते हैं? तो क्या होता है लाइट? एक मैं अगर साइंस के थ्रू जाऊं तो लाइट को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? जस्ट डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सर्टेन पोर्शन पे ही होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक बल्ब से उसकी जितनी स्पेक्ट्रम होती होगी उतना ही वो उसमें लाइट क्या करेगा? फैलाएगा। ठीक है, मतलब वो लाइट की रोशनी वहाँ तक ही जाएगी। एक लाइट से, एक बल्ब से ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सारे क्या बोलते हैं, रोशन हो जाती है, कमरे सारी जगह रोशन हो जाती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट। तो लाइट का रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक ही होता है, पूरी तरह से नहीं होता। ये वर्ड यूजुअली होता है विजिबल लाइट, जिसका क्या है, मतलब इट इज़ विच इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई, आँखों को दिखता है ये। और ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ साइट को प्रोड्यूस करने के लिए आँखों में। ठीक है, तो मतलब लाइट है, रोशनी है, तो इसका मतलब क्या अंधेरे में हमको दिखता नहीं है? क्या आपको अंधेरे में दिखता नहीं है? दिखता होगा, कुछ तो दिखता होगा, कुछ इमेजिन तो कर सकते होगे। तो क्या वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है? ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं हमारे दिमाग में। तो इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। व्हाट इज लाइट आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक ही होती है, और ये जो है सेंस ऑफ साइट को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। आगे चलते हैं हम, क्या है? ह्यूमन आई। अब लाइट है, रोशनी है, आइज का तो परफेक्टली वर्क होगा। ठीक है, तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन्स है। वी नो दैट आउट ऑफ 5 सेंस ऑर्गन ह्यूमन आई इज वन ऑफ देम. इट हेल्प्स इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट एंटर्स अवर आईज, जो लाइट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारी आइज तक पहुंचती है, जिसकी वजह से ही हम आसपास की सारी चीज़ों को देख सकते हैं. अगर आप भी वीडियो को हमारे देख पा रहे हैं तो वो लाइट का सोर्स है जो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, और वो आपको क्या कर रहा है? एबल कर रहा है कि आप इन चीज़ों को देख पाओ प्रॉपरली, या अपने आसपास की चीज़ों को भी एट द सेम टाइम देख पाओ. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये. ठीक है, और ये अंडरस्टैंड करता है किसी भी चीज़ों के स्ट्रक्चर को, और ऑल्सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्ट्रक्चर ऑफ आई को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, ये आप अभी ही नहीं, आप क्लास 10 तक आपके इंपॉर्टेंट है ये. तो मतलब आप क्लास 7 से पढ़ रहे हो और क्लास 10 तक भी आपको नहीं आएगा, तो दैट इज़ वेरी शेमलेस थिंग ना. तो क्लास 7 आपका बेस है. अगर आप बोलोगे कि अरे हम तो क्लास 10 में पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप क्लास 10 में पहुंच जाओगे तो ये शेमलेस बात ही है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपने बेस कभी क्लियर किया ही नहीं, आपने कभी उन चीज़ों को समझा ही नहीं जब आपको समझना चाहिए था, है ना. अब आप 10 तक आते तो उसके यूज टू हो जाएंगे. तो जब ह्यूमन आई चैप्टर है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर है क्लास 10 का, तो अगर आप बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर लेंगे, बहुत सारे डर से आप ओवरकम कर लेंगे. ठीक है, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू क्लियर ऑल द बेसिक थिंग्स.
ओके, अब आते हैं ह्यूमन आई, जो कि स्फेरिकल शेप की होती है। इसकी अबाउट 1 इंच तक डायमीटर होता है। इसका वाइट पोर्शन जो है वो विजिबल होता है आउटसाइड, जो कि कॉर्निया होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉर्निया है इसका। ठीक, एंड देन बिहाइंड दैट कॉर्निया एक स्पेस होती है, उसमें फिल्ड होता है एक लिक्विड जिसको एक्वायस ह्यूमर कहते हैं। उसके पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है और एक्वायस ह्यूमर और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में आइरिस होता है। ठीक है, और फिर एक मस्कुलर डायफ्राग्म होता है जिसमें कि छोटा सा होल होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, और ये प्यूपिल यूजुअली ब्लैक कलर का होता है और कंट्रोल करता है लाइट कितनी आपकी आंखों को चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। तो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू योर आईज। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ लाइट कौन करता है? प्यूपिल करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा था एक इंफॉर्मेशन जिसके एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी आपको 10th क्लास तक आराम से मिल जाएगी। हर एक चीज़ का जितनी भी चीज़ों का मैंने क्या किया एग्जाम्पल, मतलब पार्ट्स बताए, जैसे कि कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, प्यूपिल, लेंस, आई मसल्स, ये एक्वायस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व्स, ये सारे के सारे जितने इसके पार्ट्स हैं, इन सबका एक पर्टिकुलर क्या है? फंक्शन है। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट इन योर क्लास, बट यस इट विल बी डेफिनेटली इन फर्दर योर क्लासेस, इन फ्यूचर। ठीक है, अब आते हैं कि जब कोई चीज़ दिखी है तो ऑफकोर्स वो क्यों दिखी है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, मतलब बाउंसिंग बैक। एक सोर्स से लाइट आती है, अगर ये जैसे ये सोर्स है, ये लाइट आ रही है यहाँ पे और यहाँ से बाउंस बैक होके जा रही है, तभी वो इमेज हमको दिख रही है जिसको भी आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन कैसे टाइप के होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो प्रिडिक्ट क्या करते हैं? एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे एक बेसिक रे आती है जो कि अप्लाई करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। वो वापस चले जाती है अपनी प्लेस, जहाँ से जिस पाथ से आती है, अगर उसी पाथ से वापस जाती है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर उस पाथ से हट के कहीं और चले जाती है, जैसे लाइट अगर ऐसे आई और इधर चली गई, या इधर आई और इधर चली गई, कहीं पे भी वो अपने सेम पाथ से वापस नहीं जाती है, तो उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो पाथ जो है वो स्मूथ ना हो। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जब पाथ स्मूथ नहीं होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन जब पाथ स्मूथ होता है या प्लेन होता है। ठीक है, तो आते हैं सेम टाइम में आपको ये डिस्कस करना है कि 2 मिरर्स होते हैं, 2 मिरर्स के बीच में एक एंगल, एक प्रॉपर एंगल से उन 2 मिरर्स को पुट कर दो और फिर मल्टीपल टाइम्स उसमें रिफ्लेक्शन बना दो, तो एक टाइम में आपको पता चलेगा कि जो 2 मिरर्स हैं वो पैरेलली फेस हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, एंड दे विल क्रिएट द इल्यूजन। सेम टाइप की चीज़ दिखेगी उनके बीच में, इल्यूजन मतलब एक्चुअली वो वहाँ है नहीं पर वैसा दिखता है, इस टाइप की इमेज वहाँ पे मिलेगी। दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिपीट्स फॉर एवर। वो इमेज उस ऑब्जेक्ट की बार बार रिपीट होगी, तब आपको समझ में आएगा ये तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पैरेलली एक पर्टिकुलर एंगल से ये 2 पैरेलल हैं। ठीक है, एंगल इनके बीच में, ये 2 ही मिरर हैं। ठीक है, इसके बीच में नेल पेंट लगी हुई है और जब बीच में है तो ये दिख रही है आपको कि कितनी सारी नेल पेंट है ना, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। ठीक, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है इसका कि कैसे ये 2 मिरर पैरेलल हैं एक दूसरे के एक पर्टिकुलर एंगल से, और एक यहाँ पे एरो बनाया गया है, वो एरो यहाँ पे तीनों इमेजेस को दिखा रहा है। ठीक, तो ये है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल। और अब बताते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। आई का अकोमोडेशन, लाइक आई फोकसेस, आई जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करती है एक सेम टाइम पे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उनके डिफरेंस रहते हैं लेंस के। भैया यहाँ सामने से कोई चीज़ दूसरी दिख रही है, दूसरी जगह में दूसरी दिख रही है, और पास दूसरी दिख रही है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट इमेजेस है ना, और सबकी इमेज हमको दिख रही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबका लेंस का सेम डिफरेंट है, तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, सॉरी नॉट डिफरेंट। तो सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं, हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं अंदर वो रिलैक्स होती हैं जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, और जब पास कोई चीज़ आ जाती है ना तो वो हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स तब होती हैं जब वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। मतलब जो आपको लेंस लगते हैं ना, जब स्पेक्स लगते हैं बच्चों को,
या बड़ों को या किसी को भी, तो यही देखा जाता है किस लेंस, जो लेंस लगना है वो कितने पावर का होना चाहिए। तो जब स्पेक्स का पावर पूछा जाता है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस भी पढ़ेंगे हम आगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे उनका पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे पता किया जाता है। ठीक है, तो हाउएवर द मसल्स कैन नॉट बी स्ट्रेन बियॉन्ड द लिमिट, मसल्स कुछ अपनी हद तक ही वो एक्सपांड होते हैं, उससे ज़्यादा अपनी बियॉन्ड द लिमिट वो नहीं एक्सपांड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जब पास आ जाते हैं, इट ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू क्लोज टू योर आइज, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना वुड बी ब्लर। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट एकदम पास आते जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लर दिखने लगती है। ठीक है, तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, लेटरल इन्वर्शन। तो बहुत सिंपल है लेटरल इन्वर्शन। एक आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे एक बंदा जहाँ सामने खड़ा है, अगर उसने राइट हैंड आप रेस किया है तो उसको उसका लेफ्ट हैंड दिख रहा है। ठीक है, अपसाइड डाउन नहीं दिखता है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, लेटरल इन्वर्शन। तो यहाँ पे मिरेज में आप देख रहे हो मिरर में कि इमेज तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो जा रहा है, सेम है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। व्हेन यू मूव राइट हैंड, you move your right hand, it will show the image as you are moving your left hand, and when you are moving your left hand, it will show you like you are moving your right hand. So this is only the lateral inversion called, and when the left appear be right and right appears to be left. ठीक है, तो ये है आपका लेटरल इन्वर्शन का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भी, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आपको उल्टा दिखता है, उसकी पूरा स्पेलिंग, तो वो भी लेटरल इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्टिंग थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। अब आते हैं मिरर्स पे, ये तो प्लेन मिरर है। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर अगर कॉन्केव है तो वो कॉन्केव मिरर होगा, अगर कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये आपको दिख रहा है, मैं आपको लेंस दिखा रही हूँ, जो बल्जिंग इन होता है, इन मतलब स्पून का हिस्सा, ये स्पून अगर ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे डेप्थ है अगर इसकी, तो ये है कॉन्केव, और अगर स्पून उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक ऊपर की तरफ है उसका, तो वो है कॉन्वेक्स। बल्जिंग आउट इज कॉन्वेक्स, बल्जिंग इन इज कॉन्केव। ठीक है, तो यहाँ पे है एक आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। यहाँ पे देखिए आप, ये कॉन्केव मिरर है, ये देखिए ये मिरर है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, बंदे की इमेज जो है वो जस्ट उल्टी है। ठीक है, और ये है उसका फोकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे फोकस और इसके बंदे के बीच में जो एक और पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में ये बंदा यहाँ खड़ा है, मिरर यहाँ पे है, बंदा इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और इमेज कहाँ मिल रही है, ये बिहाइंड द। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, और ये रियल इमेज मिलती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट द सेम इज व्हाट इट वाज इन द दैट मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बंदे, ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है और इमेज देखिए उसकी कितनी छोटी है, इसलिए इसकी वर्चुअल इमेज कहलाती है। इमेज जब ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाती है बहुत, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। इमेज जब एग्जैक्ट उसी शेप की है लेकिन अपोजिट है, तो वो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये सब बातों में हम बहुत सारा आगे और जाएंगे, जितना आपके कॉन्सेप्ट में होगा उतना तो हम ज़रूर आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर्स। दो टाइप के मिरर पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, उनके यहाँ पे इमेजेस भी आप यू कैन सी दैट। नेक्स्ट चलते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मतलब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी तो होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे डॉक्टर्स यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को। ठीक है, आईज नोज ईयर्स के थ्रोट और एग्जामिन करने के लिए। कॉन्केव मिरर्स ऑल्सो यूज फॉर बाय द डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ठीक, देन द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द टॉर्चेस, हेडलाइट्स और कार्स के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, स्कूटर्स में जो होते हैं, वो सब कॉन्केव मिरर से बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में आएंगे तो वो मेनली यूज होता है रेयर व्यू इमेज होती है ना, जो ये कार के ये वाला पोर्शन होता है साइड व्यू,
साइड में जो कार के मिरर्स होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। कुछ कंट्रीज़ में इसको लेबल किया जाता है एज अ सेफ्टी वार्निंग, ठीक है, टू वार्म द ड्राइवर, टू जस्ट वार्म द ड्राइवर मीन्स उसका ध्यान पूरा ऑफकोर्स ये साइड मिरर्स में जाएगा तो वो दे कैन सी द वॉट एवर द क्राउड, द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ दैट, द बिहाइंड द व्हीकल, ठीक है, या बिहाइंड द ड्राइवर, जो भी आ रही है एक्चुअल डिस्टेंस उसका पता चल जाता है और व्हीकल को प्रॉपर मैनेज करने के लिए वो काम आता है, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी, ऑफकोर्स सेफ्टी मेजरमेंट है, ठीक। तो ये है आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव का क्या यूज़। और भी इस पे जाएंगे और भी बात करेंगे। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन में, अगर मैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में फिर से बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से फिर से समझिए कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मतलब जहाँ लाइट आकर के एक साथ मीट करती है किसी पॉइंट पे। देखिए बहुत सारी रेज आ रही हैं और किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये होता है कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरी तरफ बहुत सारी जगह फैल गई, ठीक है, डाइवर्स हो गई, ये है डाइवर्जिंग, ठीक। और यहाँ पे है कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग है, कहीं किसी एक फोकल पॉइंट पे मिल रही है, ये फोकस होता है। जहाँ पे सब रेज आके मीट करती हैं ये क्या होती है, फोकस। जहाँ से सब रेज जा रही हैं वो भी फोकस ही होता है, ठीक है, ठीक, मतलब पॉइंट बोल रही हूँ मैं, ठीक है, पॉइंट। फोकस तो वहाँ होता है जहाँ पे आके इमेज मिलेगी ना, ठीक है। तो ये होती है कन्वर्जिंग, ठीक। अब आते हैं पॉइंट पे। कन्वर्जिंग मिरर है जिसका रिफ्लेक्शन जो है, इट हैज़ अ रिफ्लेक्शन प्लेन और मूव्ड प्लेन, प्लेन रिफ्लेक्शन होता है इनका। इसका फीचर क्या है, दे टू डू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द सिंगल पॉइंट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जिसको फोकल पॉइंट बोला है, मैंने बोला अभी इसको पॉइंट कहते हैं, इट्स अ फोकल पॉइंट। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये कर्व्ड मिरर होता है, टाइप ऑफ वन मिरर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होता है दैट बैंड्स इनवर्ड, ठीक, अंदर की तरफ, ठीक हो गया। ये इसके बारे में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानी। अब इसके और भी पढ़ते हैं। हु इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके सेंटर ऑफ द स्फीयर से बहुत दूर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर ऑफ विच द मिरर इज अपार्ट, जहाँ से मिरर थोड़ा सा उसको दूर दिखता है। कॉन्केव में बात करें तो इसका टूवर्ड्स द सेंटर्स, इसका जो है स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सेंटर की तरफ होता है, पास में होता है। एंड विच द सरफेस मिरर इज अपार्ट, इसका फोकस जो है बिहाइंड द मिरर होता है। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, जो कि मैंने इससे पहले आपको इमेज दिखाई थी एक बंदे की, ठीक है। बिहाइंड द मिरर हुआ तो ऑफकोर्स उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल दिखेगी। इसका फोकस होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, किसका, कॉन्केव मिरर का। देन ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स, और कॉन्केव कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इमेज हमेशा इसमें रियल और डिमिनिश मिलती है, रियल होती है लेकिन छोटी होती है कॉन्वेक्स में, और यहाँ होगी क्या, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है और उसी हिसाब से उसकी इमेज मिलेगी। इसमें मिलेगी आपको रियल और डिमिनिश, छोटी और एकदम छोटी, ठीक है, और डिमिनिश मतलब छोटी होती है, रियल मतलब जो आपको दिखती है। नेक्स्ट है एग्जांपल इसका कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए कार रीड मिरर है यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट इसका है एग्जांपल शेविंग मिरर, सोलर कुकर, कार हेडलाइट्स, टॉर्चेस, ठीक है, इसके बारे में जो हमने इससे पहले पढ़ा था। तो ये हैं इसके प्रॉपर डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कोई डिफरेंस बिटवीन पूछने आएगा ही आएगा अगर क्वेश्चन में, तो 5 मार्क का आएगा तो 5 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क का आएगा तो 3 पॉइंट्स में खत्म कर देंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स में आपका डेफिनेशन होनी चाहिए, इमेज के बारे में बता दीजिए या उसके टाइप ऑफ मिरर के बारे में बता दीजिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, दैट इज इनफ, ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा था ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मैंने बताया था बाउंसिंग बैक, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, अगेन बेस है 7th, किसके लिए, 10th के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब इंसिडेंट रे, लाइट रे, जितनी ये इंसिडेंट, पहली जो मेन रे होती है वो इंसिडेंट होती है। ये आपका प्लेन है, प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर बोल दीजिए। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्मल बोल सकते हैं हम, जो 90 डिग्री की होती है। यहाँ पे बाउंस होके बैक जाती है, वो रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। जो मेन इंसिडेंट है, जो सोर्स रे है, जो जिस सोर्स से रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये नॉर्मल होता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल आई एंड एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल, दिस इज वन ऑफ द लॉ। तो पहला लॉ, ये तीनों रे आकर के सेम प्लेन पे क्या करती हैं, लाई करती हैं। दूसरा लॉ है इसका कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और तीसरा क्या है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज नॉर्मल, गॉट इट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल,
ठीक है, ये सब डेफिनेशंस हैं। ओके, तो ये है आपका पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इरेगुलर के बारे में भी मैंने बताया। जब आपका पाथ प्लेन है, ये देखिए प्लेन है, इसमें कोई भी हर्डल्स नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, जिगजैग नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट है। स्ट्रेट है तो जिस तरह से एंगल, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। ठीक है, तो आई और आर इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पाथ कुछ ऐसा है उल्टा सीधा, तो आपकी जितनी भी इंसिडेंट रे आएंगी उसी एंगल से किसी रीजन से नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि इनके जो पाथ हैं वो सब उबड़ खाबड़ हैं। ठीक है, उल्टे पुल्टे, छोटे बड़े, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, कुछ भी इस तरह से। तो इनकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो उस तरह से जा नहीं रही हैं जिस तरह से उस पर पड़ी। तो क्या हुआ, एंगल डगमगा गया, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और एंगल जब सेम था तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? रेगुलर रिफ्लेक्शन अगेन बता दिया मैंने। देखिए यहाँ पे पाथ बिल्कुल प्लेन है, जिस तरह से आ रही हैं उसी तरह से जा रही हैं, एंगल बन गया सेम। ठीक, इरेगुलर मैंने पीछे बता दिया था आपको। यहाँ पे एक एग्जांपल है कैलेडोस्कोप का, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। पहले पहले होता ये था कि जब भी कोई फेयर वेयर लगता था ना, कोई मेला लगता था, ठीक है, तो सबसे अच्छा वाला जो गेम होता था ना वो कैलेडोस्कोप से था, जिसको हम लोग लेते थे और बस ऐसे ऐसे घुमा घुमा के उसके ऐसे घुमा घुमा के उसके पूरे पैटर्न्स देखते थे। अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते थे। वो ग्लास की कुछ चीज़ें, चूड़ी होती थी, कभी उसमें छोटे छोटे मिरर होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते थे। तो ये उसी से, ये पूरा कैलेडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तब नहीं पता था, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी ने बताया नहीं, है ना। दैट टाइम हम लोग भी ज़्यादा लाइक उस समय के बच्चे जो ज़्यादा थे वो ज़्यादा क्यूरियस नहीं थे। बहुत रेयरली ऐसे बच्चे होते थे जिसको जो क्यूरियोसिटी से होते थे कि ये बनता कैसे है ना। तब हम लोग को बताया भी था टीचर्स ने, तो कभी हमने सुना नहीं ध्यान से, ऐसा कभी होता है ना। मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रही हूँ जो इसी सिचुएशन से गुजरते हैं। तब तो कोई मस्ती में कोई पढ़ता ही नहीं है ना, तो ऐसा है। लेकिन आपको सीरियसली इस चैप्टर को लेना है, बिकॉज यू आर इन द डिफरेंट एरा, है ना। यू आर इन द योर कॉम्पिटिशन लेवल इज सो हाई। ठीक है, सो जस्ट गेट ऑल द थिंग्स इन टू योर माइंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो कि वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, ये हर सिचुएशन के लिए समझ में आ जाएगा ना, तो आपकी क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। द पर्सन हु इज क्यूरियस इज नॉलेजेबल अलॉट। ठीक है, तो बी लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट है, कहने का मतलब ये है कि मस्ती में भी इंसान जब सीखते जाता है तो उसकी नॉलेज आउट ऑफ द लिमिट होती है। ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़े, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जस्ट बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट था। रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लाइट जो है ना अपना मीडियम चेंज कर देती है, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, मतलब हल्के वाले एटमॉस्फेयर से डेंस एटमॉस्फेयर में आना और डेंस से वापस से हल्के में चले जाना। जब इस तरह का होता है, लाइट का गोज इन एंड गोज आउट, तब होते हैं उसमें डिफरेंट एंगल्स फॉर्म। ठीक है, और फिर इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब लाइट रे आती है एक मीडियम से और वो चेंज होती है ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है उस लाइट वेव का, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक पेंसिल आई थी, नॉर्मल एटमॉस्फेयर से चले गई है पानी के अंदर, पानी के अंदर गई है, ग्लास के अंदर गई है, पानी आप जा रही है, ये बह गई। अब आप जब ऊपर से इसको देखेंगे ना पेंसिल को, तो ग्लास के अंदर, ग्लास के ऊपर से आपको देखेंगे राइट है, मतलब एकदम सीधे गई है। लेकिन अगर वो ग्लास आपका कांच का है ना, स्टील के ग्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कांच के ग्लास की बात कर रही हूँ, आप जब उसको बाहर से देखोगे तो लगेगा थोड़ा सा बेंड है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो बेंडिंग, स्लाइड बेंड हो गया। ये आपको रियल में नहीं हुई है ये बेंड, ये आपको दिख रही है वैसी, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये मीडियम चेंज करने की वजह से इसका जो एंगल है वो डिफरेंट एंगल फॉर्म होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर की लेयर अलग थी, पानी के अंदर की लेयर्स अलग हैं, जिसकी वजह से उसका डिफरेंट एंगल फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एंगल फॉर्म हुआ, तो आपको विजिबल भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं, ये एकदम 10th का ही है, ये 10th में एग्जैक्ट ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही वाला फिगर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्मल है, अगेन ये लाइट रे है, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो ऊपर से चले गया। लेकिन जब ये ग्लास है अगर, ठीक है, ग्लास मतलब कांच का एक बड़ा सा स्लैब ले लेंगे अगर, और यहाँ पे आप अपने पिंस को पॉइंट कर देंगे, ये बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल है क्लास 10th का। ठीक है,
और फिर यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, ये ऐसा करके मैंने ऐसा कर दिया और फिर यहाँ से ऐसे निकाल लिया। अगर ये पूरा प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे जिस समय या करके देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑल पिन्स लगा लिए और ग्लास स्लैब के इस तरफ मैं हूँ और यहाँ पे मैंने 2 और ऑल पिन्स लगा लिए। ठीक है, क्या क्या देख के कि ये ऑल पिन्स मेरी बिल्कुल स्ट्रेट दिखें, वो देख के। ठीक है, तो जब आप हटाएंगे ना अपना ग्लास स्लैब और जब आप यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे, ये प्रोटेक्टर से ये एंगल मेजर और ये एंगल मेजर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वहीं पे ये दोनों एंगल बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? आपने रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, डेंसर टू रेयरर में जाए, रेयरर टू रेयरर तो सब सेम था, डेंसर में आते ही वो थोड़ा टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। ये जो रे है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल के पास दिख रही है, एंगल छोटा बन गया भाई। ठीक है, फिर ये भी थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या? इंसिडेंट रे दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द लेस ऑप्टिकल थोड़ा कम है, मीडियम विच इज टू लो टू द मोर ऑप्टिकली जो कि डेंसर है, ये बहुत गाढ़ा है, इसके मॉलिक्यूल्स आसपास हैं, बहुत पास है। देन द रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स, ये बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे जो थी बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस देखिए और यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, कम है ना, तो वही है, रेयरर से डेंसर में आने पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, एंड दैट रे बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये याद रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए कि आपके मुंह में भी ये चढ़ जाए ये वाला सेंटेंस। ठीक है, और आपको जल्दी से याद हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड लॉस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था ग्लास का ही क्यों, बकेट में भी आप कुछ भी डाल के देख लीजिए, लकड़ी वकड़ी आपको दिखेगा बिल्कुल डिफरेंस। ठीक है, उनके एंगल के बीच का डिफरेंस, बहुत कुछ। आप यहाँ पे ग्लास में अगर आप एक कॉइन भी फेंकते हैं तो वो कॉइन अपनी प्लेस में नहीं, थोड़ा सा कहीं और हट के दिखता है, तो ये सब इसी वजह से दिखता है क्योंकि इनके जो लेयर्स हैं जो हैं वो और डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लोअर स्पीड में कैसा होता है और हायर स्पीड में कैसा होता है। तो हायर इंडेक्स, लो स्पीड में हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है, लोअर स्पीड में हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है। क्या है इसका मतलब? द रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए जिस वे से आ रही है उस वे में एकदम दूर है, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, है ना। तो हियर इन दिस स्टेप, इन दिस सिचुएशन, इन दिस पॉइंट, योर दिस रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वाई? व्हेन द हायर, देखिए ना ये ग्लास था और ये एयर है, ध्यान दीजिए ये मीडियम ग्लास का मीडियम है और यहाँ पे ये एयर में आ चुका है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो कि मैंने पीछे बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई? हायर, लोअर स्पीड, हायर इंडेक्स। अब हायर स्पीड, लोअर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। क्या हुआ? ये एयर है, एयर मतलब हवा, यहाँ पे क्या था? ग्लास था, यहाँ पे क्या है? अब ये एयर है। ठीक है, एयर में ये इनका बीच का डिस्टेंस देखिए, ये दूर है, अब देखिए वापस ग्लास में पास आ गए, है ना। तो इनके बीच का जो एंगल है, थीटा मतलब एंगल होता है, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, दे बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन द रे इज एट हायर स्पीड फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, दे बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन द रे इज इन लोअर स्पीड एंड फ्रॉम द ग्लास टू एयर। ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल जो कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए विद द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, जो कि मैंने बताया था आपको, जो एक्चुअली जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन में ना दिखते हुए वो कहीं और दिखता है जब, तो उसको अपरेंट बोलते हैं। जो जहाँ पे है एक्चुअली जिस डेप्थ में वो वहाँ ना होके कहीं थोड़ा सा ऊपर दिखे, दैट इज अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल अपरेंट, द अपरेंट डेप्थ इज ऑलवेज इज लेस देन द रियल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से हमेशा कम होगी। ठीक है, डेप्थ मतलब गहराई, और क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं नॉर्मल से और वो वाटर को छोड़ते जा रही हैं। ठीक है, एज दे लीव द वाटर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, द लाइट रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट। लाइट रे जो कि दिखती हैं कि वो पॉइंट 1 से पॉइंट L से आ रही हैं, विच इज वर्चुअल इमेज, जो कि टोटली वर्चुअल इमेज होती है, दैट वाज नॉट रियल इमेज। ठीक, दिस इज द अपरेंट डेप्थ। अब अपरेंट डेप्थ में आप देख सकते हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए वाटर के अंदर, ठीक है, ऑलवेज अपीयर टू बी द नियरेस्ट टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के बिल्कुल पास दिखेगा देन दे एक्चुअली आर।
जो एक्चुअली नहीं होते हैं अपरेंट, मतलब जो सरफेस से बिल्कुल पास नहीं होते हैं लेकिन वो दिखते वैसे हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। ये फिजिक्स है पूरा। ये देख लीजिए यहाँ पे एक बंदा है, ये एयर से वाटर की तरफ अपनी जो है क्या कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, ध्यान से देख रहा है और देखते हुए क्या देख रहा है कि घोस्ट फिश है उधर और उसको दिख रही है इधर। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर थी ये एयर की है और ये है किसकी, वाटर की। तो अपरेंट डेप्थ तो दिखेगा ही। देन ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है, कि चीज कहीं और है, दिख कहीं और रही है, ठीक है। सो दिस इज द अपरेंट डेप्थ, ऑप्टिकल इल्यूजन। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. What is this? Total internal reflection. The angle of incidence of a ray is greater than the certain critical angle. Angle of incidence जो रे है, angle of incidence जो है किसी रे का, एक रे का, ठीक है, वो क्या है, हमेशा बड़ी होगी क्रिटिकल एंगल से। कौन सा क्रिटिकल एंगल? द रे विच रिफ्लेक्ट रेदर देन द रिफ्लेक्ट, ठीक है, द रे विच रिफ्लेक्ट रेदर देन रिफ्लेक्ट, ठीक है। जो दिख रही है क्रिटिकल एंगल क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ से एयर टू ग्लास से जा रही है, ये ग्लास से जा रही है बाहर, ठीक है। फिर ये दूसरी, फिर ये जो ये इसका जो एक्चुअली एंगल रे का है, ये रे वापस कैसे जा रही है, देखिए, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कितने सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये ऑप्टिक केबल्स में जितनी भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की जितनी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये पूरा प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि ऑब्जेक्ट एक है और डिफरेंट एंगल्स फॉर्म कर रहा है और वही एक्चुअली इसकी जो एंगल है वो ये है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आ गए हम, व्हाट इज दैट, वेट, यस, नेक्स्ट है टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद मिराज। मिराज बहुत अच्छा एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बहुत जब हम दूर दूर हाईवेज पे जाते हैं और बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और जब आजू बाजू पेड़ वेड़ होते हैं, तो पेड़ों और वो बीच में जब रास्ता होता है, तो दूर से जब आप देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा रास्ते में एकदम पानी पड़ा हुआ, एकदम वाटर टाइप का लगता है वो रास्ता, ठीक है। लेकिन होता है क्या, नहीं, वो तो रास्ता है। तो ऐसा जब इमेज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मिराज, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ किसे, भैया रोशनी है जो पेड़ों से कट के आ रही है, बहुत सारे एंगल्स फॉर्म कर रही है और वो हो गया पूरा धरती में आपकी पूरी एंगल्स का इमेज फॉर्म हो रही है, डिफरेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मिराज, ठीक है। तो ये था आपका एक एग्जांपल ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बता चुका है, दिस इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, मतलब द प्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस आर द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल्सो, ठीक। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मतलब दैट इज स्मूथ सरफेस, बिकॉज ऑफ स्मूथ सरफेस whatever the angle is coming with the incident ray will goes back with the same angle for the reflected ray, means reflects light only in one direction, ऐसे आ रही ऐसे जा रही सब। और डिफ्यूज में इधर उधर पूरी डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, डिस्पर्जन, डिफ्यूजन, नॉट आई विल नॉट गो फॉर द डिस्पर्जन पॉइंट, ठीक है। स्मूथ मतलब वेरिएशंस इन सरफेस, ठीक है, तो ये कैन हैपन। तो आपको समझ में आ चुका है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, कैसे एंगल फॉर्म होते हैं, कैसे उसकी अलग अलग इमेजेस फॉर्म मिलती हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की, जिसका एग्जांपल था कैलेडोस्कोप, ठीक। तो ये तो बहुत कुछ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आएंगे डिस्पर्जन पर। देखिए तो क्या है ये, सनलाइट एंड इट्स कलर्स। वी नो दैट सनलाइट एंड इट्स कलर, द 7 कलर्स विच आर विबग्योर फॉर्म जो करता है वो जो है, ये ऑल दिस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स विच कैन परफॉर्म द सिंपल एक्टिविटी, ठीक है। सिंपल एक्टिविटीज आप कर सकते हो, कभी आप प्रिज्म रख के देख लो, कभी आप ग्लास स्लैब जिसका रिफ्लेक्शन में मैंने बताया, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट चीज़ें ग्लास के से रख के देख लो, वो जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको भी रख के देख लो, आपको समझ में, आप स्केल रख के देख सकते हो। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप स्केल भी रख के देखेंगे ना, आपको उसकी 7 कलर्स स्पेक्ट्रम दिखेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके देखो जो 7 कलर्स से परफॉर्म हो, जिसमें 7 कलर्स निकल के ये स्पेक्ट्रम फॉर्म कर सकता है विबग्योर वाला काइंड। बहुत अच्छा एग्जांपल, जो नेचुरल एग्जांपल तो हमारी धरती पे है ही, बहुत ही प्यारा सा रेनबो, ठीक है।
आते हैं डिस्पर्जन पे। ये देखिए मैंने बोला था ना प्रिज्म, ये प्रिज्म है, मैंने बोला था अभी रेनबो, ये रेनबो है, ठीक है। तो प्रिज्म डिस्पर्जन कैसे होता है, सेपरेशन ऑफ लाइट, एक लाइट जब सेपरेट हो जाती है डिफरेंट 7 कलर्स में अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, देयर वेवलेंथ, कलर्स की वेवलेंथ, बाय द इंटरेक्शन, जैसे ही वो इंटरेक्ट होती हैं किससे, प्रिज्म से, तो या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, तब ऐसे 7 कलर्स मिलते हैं। देखिए एक ही लाइट आ रही है, जैसे ये प्रिज्म के कांटेक्ट में आई, अंदर कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ और 7 कलर्स दिखने लगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए एक वाइट लाइट है, सेपरेट हो रही है डिफरेंट कलर्स में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जो एंटर हो रही है रेन ड्रॉप में, ये रेन ड्रॉप हमारा प्रिज्म की तरह काम करता है। सोचिए हमारे नेचर में कितने सारे प्रिज्म हैं, हर प्रिज्म से, हर रेन ड्रॉप से एक एक क्या होती है, लाइट पास होती है और वो 7 कलर्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसका बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है हमको। दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द लेसर एंगल, बहुत छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट होती है ब्लू लाइट, ठीक है। ऑन लीविंग द रेन ड्रॉप, जैसे ही रेन ड्रॉप पे छोड़ते हैं तो रेड रेस होती है, वो टर्न हो जाती है स्मॉलर एंगल में, जो कि ब्लू रेस से बहुत कम होती है, और इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है क्या, रेनबो। ये है रेनबो प्रोड्यूसन, मतलब हाउ रेनबो प्रोड्यूस, मतलब स्पेक्ट्रम इसमें कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन ऑन प्रिज्म एंड रेनबो दोनों पे बताया मैंने आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइंट पे, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक। अब ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, मतलब कोई इमेज जब ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है वो रेटिना में होती है और वो वैनिश बिल्कुल जल्दी से नहीं होती है, ये कम से कम 116 सेकेंड तक हमारी इमेज हमारे माइंड में, हमारी रेटिना में रहती है, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। कोई भी इमेज जब फ्लैश होती है वो मोर देन 16 इमेजेस एक ही सेकेंड में फॉर्म करती है, व्हेन वुड बी सीन एज सेकेंड्स, मतलब वुड बी सीन एज मूविंग, मतलब आते जाते पूरी इतनी सारी चीज़ें हमको दिख जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब कोई इमेज फॉर्म होती है रेटिना में तो वो तुरंत की तुरंत इमेज वहाँ से हट नहीं जाती है, वो कम से कम 1/16 सेकेंड तक हमारी बनी रहती है उसकी इमेज, और इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कुछ टाइम्स ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे जो आई लेंस में है वो प्रॉब्लम होती है, वो फोकस नहीं कर पाता प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड पड़ा हो, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर पड़ा हो। तो कुछ पीपल पास की चीज़ों को नहीं देखते, कुछ पीपल दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। तो होता क्या है, कुछ ये जो डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। देयर आर सम मोर पीपल हु कैन सी द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय बट फेसिंग द प्रॉब्लम्स व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वो लोग देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट्स को मायोपिया कहते हैं। तो जो पास का नहीं देख पाते वो हाइपरमेट्रोपिया, जो दूर का नहीं देख पाते वो मायोपिया, ठीक है। ये है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कुछ केसेस में क्या होता है, आई लेंस जो होते हैं वो करेक्टेड यूजिंग, मतलब उनकी आई लेंस ठीक हो जाती है जब उनको प्रॉपर लेंस का या प्रॉपर लेंस यूज करने दिया जाता है, तो उनका ये विजन प्रॉपर ठीक हो जाता है। जिसलिए बोलते हैं कि अगर आप स्टार्ट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया, तो आप जल्दी से स्पेक्स लगा लीजिए। अगर आप रेगुलरली उसको स्पेक्स को लगाते हैं तो एक समय बाद आपका वो जो है लेंस का जो विजन का जो डिफेक्ट है वो क्लियर हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स आस्क यू टू मतलब यूज दैट स्पेक्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्या, आई के बारे में तो हमने आपको बता दिया हर एक चीज़, प्रेसबायोपिया, मायोपिया और नॉर्मल आई है ये, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये देखिए ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पहुँच जाती है, ये देखिए नॉर्मल आइज में ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे, यहाँ। मायोपिया मतलब जब आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है तो ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आया, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए कहाँ पे आया है, ठीक है। तो मायोपिया, कॉर्निया देखिए यहाँ पे, इसकी इमेज देखिए, एरिस देखिए, प्यूपिल सब सेम है। ये जो क्रॉस है जो यहाँ पे था ऑप्टिक नर्व, वो कहाँ पे आ चुकी है क्रॉस, ये देखिए कितनी पास आ जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है, आंखों की इस तरफ आ जा रही है। हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया में देख लीजिए आप, ये फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर है, ये फ्लैटर कॉर्निया है, यहाँ पे देखिए आइरिस, ये तो सब, ये तो पीछे चली गई। प्रेसबायोपिया में देखिए इसका पॉइंट का है, पीछे चले गया। तो नॉर्मल आई में यहाँ है मायोपिया, फार ऑफ डिस्टेंस जिसमें डिफेक्ट होता है वो यहाँ पे आ जाती है, और प्रेसबायोपिया में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आंखें धुंधली होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो ये था एक और पॉइंट जो कि बताना था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर का, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट कि कैसे इसकी केयर की जाए, है ना।
तो कुछ पॉइंट्स हैं, कभी भी आपको बहुत सोर्स, जो ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है उस पर डायरेक्ट आपको नहीं देखना चाहिए, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि कोई लाइट जो बहुत फ्लैश लाइट्स आते हैं वहाँ पे नहीं देखना चाहिए। ये आपकी रेटिना आई की जो है वो उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, कभी भी आइस को रब नहीं करना चाहिए, स्पेशली कुछ घुस जाता है तो रब मत करो, उसको बहुत जेंटली प्रॉपर करो और उसको वॉश करो आप वाटर से, तो शायद वो चीज़ जो भी आपके अनवांटेड चीज़ आपके आइज़ में चली गई वो निकल जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, इन दैट केस देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, विजिट अ डॉक्टर। इफ इट इज़ नॉट, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग, गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग, ऑल दिस प्रॉब्लम्स, देन गो एंड विजिट टू अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप अवॉइड करिए टू सेफ, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर आइज़। नेक्स्ट आते हैं, आइज़ को फ्रीक्वेंटली क्लीन वाटर से वॉश करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे आइज़ की रोशनी बढ़ती है। आपको पता है कि बिना स्लीपर के जब हम घास में अच्छे से चलते हैं, सुबह सुबह की घास में, तो वो भी आइज़ को बहुत क्या करता है, बेनिफिट पहुंचाता है। जो विटामिन सी से रिलेटेड हैं, जो भी ईटिंग सोर्स हैं वो आपको खाने चाहिए। आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीज़ें, त्रिफला हो गया, ये सब देसी चीज़ें हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर आइज़, यू मस्ट यूज़ दिस थिंग्स। ठीक, देन ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस पे बुक्स। कभी आप पढ़ रहे हैं, कभी ऐसी बुक्स जो भी पढ़ रहे हैं आप, वो एकदम सामने रख के आप, अब ऐसे नहीं पढ़ना है, थोड़ा नॉर्मल डिस्टेंस पे पढ़िए। ज़्यादा डिस्टेंस पे तो एकदम अनईजी हो जाएगा। नॉर्मल डिस्टेंस इतना होता है, झुक के मत पढ़िए, थोड़ा सा स्ट्रेट होके पढ़िए। और बूढ़े लोग होते हैं जिनको ऐसे ना किसी उसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जो स्ट्रेट बच्चे, जो एकदम जवान, एकदम आजकल के जो युवा बच्चे हैं ना, एकदम स्ट्रेट बैठ के पढ़ते हैं, उनसे क्या होता है, उनके पीठ की जो हड्डी है ना, वो आपको लंबा करने में हेल्पफुल होगी। झुकेंगे तो वो बढ़ेगी नहीं, वो बढ़ेगी नहीं, फिर आप रोते रहेंगे हम लंबे नहीं हो रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, फिर तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो देखिए हम कितनी सारी चीज़ों को आपको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम है ना, कनेक्ट कर रहे हैं आपको। तो प्रॉपर डिस्टेंस में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप रीड करो, कहीं पे कोई भी बुक रीड करो। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज, यस ऑफ कोर्स, एंड ऑलवेज रीड अंडर द प्रॉपर लाइट। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए जहाँ पे भी आप रीडिंग कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी मूविंग व्हीकल के समय आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। वो बहुत ऐसे 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 जब हिलता है तो आपकी आइज़ को प्रॉब्लम होती है, जो आप उस समय रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसकी जो प्रॉपर फिटनेस है ना वो डल होते जाती है। ठीक है, वॉचिंग टीवी, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, लॉन्ग सेशंस तक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये तो आपको डेफिनेटली स्पेक्टिकल्स करवाई देगी आँखों में। ठीक है, सो यू हैव टू टेक रेस्ट before the second session and take the small sessions if you are very much addict of it. Addiction of work is also problematic. ठीक है, तो टीवी तो अननेसेसरी देखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। तो ये थे आपके चीज़ें जो लाइट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट थी। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने पढ़ी। जो भी कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता मिस हुआ होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में मैं फिर से आपके सामने आना चाहूँगी तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। यू कैन मेल मी एंड टेल मी ऑन विच टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर यू वॉन्ट वन मोर डिस्कशन। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और फिजिक्स चैप्टर का ये लाइट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। बॉदर्स बिल्कुल मत करिएगा पेरेंट्स को, और अपनी आइज़ का केयर बहुत अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।